दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों के उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर तरीके से यूपी तरफ से जेईई को फोकस्ड होंगे। आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन हैं कुछ कैसे आ सकते हैं। यूपी त्रिपुरा से जेईई स्पेशल की हम बात करने वाले हैं गाइज। कुछ ऐसे आ सकते हैं आपके जीके जीएस। जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना है। कुछ ये महत्वपूर्ण जीके जीएस हैं जो हमने लिख रखे हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपके पेपर में कुछ ऐसे ही आ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ जीके जीएस में क्या हम सही जा रहे हैं कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है गाइज कि भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक जो आपके उनका कार्यकाल कितना होता है गाइज। तो ये जो भारत के महानियंत्रक को महालेखा परीक्षक जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि हो या तो 65 वर्ष, मतलब लिखा रहता है ऐसे 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए। सपोज अगर ये 62 वर्ष की आयु में महाधिवक्ता बनते हैं, मतलब ये सॉरी भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक बनते हैं, कैग बनते हैं, तो इनकी जो 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष बाद इनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाएगी, तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष ही का ही होगा। सपोज अगर ये बनते हैं आपके 59 के ईयर के अगर आपके बनते हैं, तब क्या हो जाएगा 59 + 1 60 और +5, मतलब 6 वर्ष का आपका जब पूरा होगा तो 65 में पूरा हो जाएगा, तभी 6 वर्ष बाद रिटायर होंगे। तो समझ में आ गया, 6 वर्ष होगा या तो 65, इनमें से जो अवधि पहले पूरी हो जाएगी वही आपके भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल रहने वाला है। अगर हम बात करना चाहें गाइस कि जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनका जो अनुच्छेद के अंतर्गत कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 148 और 151 में किया गया है। वर्तमान में जो हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, और इनको जो वेतन मिलता जाता है वो संचित निधि से मिलता है, और संचित निधि का जो होता है आर्टिकल वो अनुच्छेद 266 होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि आगे कुछ बातें इनके बारे में हमने लिख रखी है। जैसे कि भारत के महान्यायवादी जो आपके होते हैं, भारत के महान्यायवादी जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक होता है। अगर राष्ट्रपति जब तक चाहता है वो आपको बैठ सकते हैं। वर्तमान में आपके जो के वेणुगोपाल साहब हैं, ये आपके भारत के महान्यायवादी हैं, और जो इनका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त बैठक जो आपका होता है उसमें ये भाग ले सकते हैं पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है आपका, उसके भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष ही होता है। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा अपना 6 वर्ष होता है, एक आपका ये अस्थायी सदन रहने वाला है गाइज। अगर बात करते हैं महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होने वाला है। जिस प्रकार सेंट्रल में महान्यायवादी होता है उसी प्रकार स्टेट में महाधिवक्ता होता है। चलिए बात कर लेते हैं गाइज कि आगे जो क्वेश्चन है आपके कैसे रहने वाले हैं और क्या क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जनसंख्या के ऊपर आपका है क्वेश्चन कि जनसंख्या 2011 के जो आपके आंकड़े थे उसके अनुसार आपके क्वेश्चन रहने वाला है कि जनसंख्या आपका कैसा है। जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का एक विषय है, और जनगणना जो आपका है वो संघ सूची का विषय है। जैसे कि जनसंख्या आपका समवर्ती सूची का विषय है और जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। जनगणना क्यों राज्य के सरकार ही कर सकती है, और जनसंख्या के ऊपर विचार विमर्श जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कर सकती है। जब 2011 में आपकी जनसंख्या हुई थी उसके मतलब जो आयुक्त थे वो कौन थे, चंद्रमौली जी थे। चंद्रमौली जी आपके आयुक्त थे। और जो हमारा 2011 का जनगणना हुआ था उसका जो ध्येय वाक्य था वो था आवर सेंसस और आवर फ्यूचर रहने वाला था। अगर हम बात करें जनसंख्या 2011 के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। और न्यूनतम जनसंख्या अगर बात करते हैं तो आपके सिक्किम में रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो आपका बिहार में रहने वाला है, और न्यूनतम जनसंख्या आपका अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की, तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका केरल में रहने वाला है। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में रहने वाला है, और न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा में रहने वाला है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में रहने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा एक ऐसा मात्र राज्य था जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में देखने को मिली है, तो उसका ऑप्शन हो जाता है नागालैंड। नागालैंड हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, तो इसमें होता क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, इसमें बताया जाता है कि प्रतिशत के आधार पर कितने वन कहाँ पर हैं कितने वन नहीं हैं। तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है। आप ये चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि ये हर 2 साल में एक बार आती है। जैसे कि इस बार जो आई थी 2019 में आई थी, तो ये जो है 16वें क्रम की रिपोर्ट थी, और ये कहाँ से जारी की जाती है, तो देहरादून से इसको जारी किया जाता है, और 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी।
अगर हम 2019 की रिपोर्ट के आधार पर देखें, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन कहाँ देखने को मिलते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वन थे और दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश था। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करेंगे, सबसे अधिक वन कहाँ था, मध्य प्रदेश में था। और सबसे न्यूनतम कहाँ, मतलब सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश एक नंबर पे था, उसके बाद जो था अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे था। अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें, मतलब परसेंटेज के आधार पर, तो एक मिजोरम राज्य था जो परसेंटेज के आधार पर सबसे अधिक वन वहाँ पाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आपका क्या था, अरुणाचल प्रदेश आपका रहने वाला था। अगर वृद्धि की बात करें, सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई थी, तो कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक वृद्धि आपकी हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। कुछ आपका क्वेश्चन है गाइज, ये साइंस का क्वेश्चन है, विज्ञान का, कि जैसे कि आपको ये है कि पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान क्या होता है। तो प्लान वेग का मान आप सभी जानते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। प्लान वेग होता है कि इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग होता है कि सपोज ये आपकी क्या है, अर्थ है। तो यहाँ अगर इसके वेलोसिटी से, अगर मतलब इसके वेलोसिटी व न्यूनतम वेग होता है जिससे कोई भी वस्तु है, सपोज हमको ये जो हमारा ये कोई रॉकेट है, तो इसको हम कितने वेलोसिटी से भेजें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है उसको पार करके दूसरे ओर चला जाए, मतलब बाहर निकल जाए। तो उसके लिए क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की दर से, मतलब कि वेग से अगर हम किसी चीज़ को फेंकते हैं तो पृथ्वी के जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उसको, उस क्षेत्र को पार कर जाती है। तो वही हमारा क्या होता है, प्लान वेग होता है। और ये जो ग्रहों की गति संबंधित नियम है, इसको किसने दिया था गाय, तो ग्रहों की गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। कुछ मात्रक हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है। प्रकाश और दूरी का मात्रक है। पार्सेक भी दूरी का मात्रक है। एम्पियर भी धारा का मात्रक है। पास्कल हमारा दाब का मात्रक है। आवेश तीव्रता, जो तीव्रता कैंडला की है, आवेश का आपका कूलाम का है। वही क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग जैसे कि कौन होते हैं, तो आपका जो रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू, आपके क्या होता है, प्राथमिक रंग आपके होने वाले होते हैं। चट्टानों की आयु अगर ज्ञात करना है तो उनके लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235। ये हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन 14, लेकिन कार्बन 14 जो होता है वो जीवाश्मों के लिए यूज किया जाता है। कार्बन 14 जीवाश्मों के लिए यूज किया जाता है और यूरेनियम 235 आपका जो है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का क्या है, थायराइड के अंतर्गत हम निकालते हैं। कोबाल्ट 60 हम लोग रक्त कैंसर से भी, रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि अप्रत्यक्ष कर। ये अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे कि जीएसटी आपका है, तो जीएसटी क्या है, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी होता क्या है कि यह समवर्ती सूची का कर होता है। क्या होता है, समवर्ती सूची का कर होता है। और ये भैया किस समिति पर आया था, तो विजय केलकर की समिति के ऊपर आया था। ये जीएसटी हमारा क्या है, संविधान में 101वां संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहला राज्य कौन था जिसने जीएसटी को लगाया, असम था आपका। अगर हम बात करें जीएसटी की कुछ दरें हैं, तो 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। और ये जीएसटी दरें जो होती हैं, ये मतलब 5 उसमें है, 5 स्लैब में, 0, 5, 12, 18, 28 हो गया। तो जीएसटी क्या है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। समवर्ती सूची का आपका ये कल रहने वाला है। किस समिति पर बना था, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर बना हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा बना था, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बना हुआ था। कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कौन सा पहला राज्य था जिसने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया, असम था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जीएसटी के बारे में थी। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री होता है। और जीएसटी काउंसिल के बारे में जो आर्टिकल है वो 279A में लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, एक अभिलेख न्यायालय है। इसका मतलब जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 129 में लिखा गया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है तो वो कौन सा अभिलेख में है, तो अनुच्छेद 215 में है कि हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगर बात करते हैं हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार, तो अनुच्छेद 226 है। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पूछे तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को सलाह देने का काम भी जो करता है अनुच्छेद 143 के आधार पर परामर्शदात्री का काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल 143 में है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं गाइज। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आया करते हैं गाइज, वही सब आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन सब वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से इनका नोट्स बना लीजिएगा या अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे कि इसमें है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 1972 में हुआ था।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुआ था। सूचना सूचना का अधिकार जो है 2000 मतलब 2005 का अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार 2009 का अधिनियम है। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारी जल संधि हैं महत्वपूर्ण जियोग्राफी के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी कुल जल संधि हैं। जैसे कि है जियोग्राफी संबंधी क्वेश्चन है कि किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार होता है वो जिब्राल्टर जल संधि होती है। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपका जोड़ता है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं तो भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। अगर क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जो जल संधि है किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि आपकी अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर को आपको जोड़ने वाली है। फिर क्वेश्चन है कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर इन दोनों को आपस में कर सुएज नहर जोड़ती है। ठीक है। बाब उल मंडेब है तो बाब उल मंडेब जो है वो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। बाब उल मंडेब को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। फिर एक है पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। फिर आपने सुना होगा एक है पनामा नहर जो होती है वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली होती है। फिर आपने सुना होगा और हाँ एक है भूमध्य सागर की कुंजी जो हम लोग जल संधि कहते हैं कि जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं वही आपकी क्या है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को ही भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। एक है हार्मुज जल संधि। तो हार्मुज जल संधि जो होती है वो फ्रांस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। एक है बेरिंग जल संधि जो अमेरिका और रसिया के बीच में है। तो ये आपकी कुछ जल संधि थी ज्योग्राफी से संबंधित आपके जो क्वेश्चन थे बहुत ही ये सब इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछता चलो ज्योग्राफी की बात आई है तो बात कर लेते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो आपका यूरोप महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे चोटी कौन सी है तो माउंट अल्ब्रुज है। माउंट अल्ब्रुज जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अगर बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका की कौन सी है उत्तरी अमेरिका की डेनाली है या मैकिनले इसे कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट एकांकागुआ है। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी है किलिमंजारो है। ठीक है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की माउंट कोसियास्को है। तो ये है यूरोप महाद्वीप की माउंट अल्ब्रुज हो जाती है। उत्तरी अमेरिका की डेनाली हो जाती है। दक्षिणी अमेरिका की आपकी माउंट एकांकागुआ हो जाती है। अफ्रीका महाद्वीप की आपकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किलिमंजारो हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की माउंट कोसियास्को हो जाती है। तो ये आपकी कुछ जियोग्राफी संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या होता है। जैसे आपका जो भारतीय संविधान है उसके अंदर राज्यों की जो विधायिका होती है उसके अंदर आपका विधान परिषद भी होता है विधानसभा भी होता है और राज्यपाल भी होता है। ठीक है। ये तीनों चीज़ मिलकर के आपका विधायिका बनती है। जैसे कि आपने थोड़ा सा संसद में क्या क्या होता है आपका जैसे जो होता है इसमें लोकसभा भी आता है राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट भी आता है। इसी प्रकार इसमें विधान परिषद भी आता है विधानसभा भी आता है और राज्यपाल भी आता है। ये अनुच्छेद 168 के तहत है। और 79 में हम लोग क्या पढ़ते हैं लोकसभा पढ़ते हैं राज्यसभा पढ़ते हैं और प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं। तो लोकसभा संसद जो सब 79 80 81 ये इसका आर्टिकल होता है। अगर हम बात करें जो आपका विधान परिषद रहने वाला है तो ये जो विधान परिषद होता है 6 राज्यों में विधान परिषद होती है। 6 ही राज्यों में आपकी विधान परिषद रहने वाली है। बाकी सभी में जो है केवल एक सदनीय होती है। एक सदनीय विधानमंडल और द्विसदनीय विधानमंडल मतलब क्या होता है कि जिन राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं उनको हम लोग कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल। क्या कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल को हम लोग कहते हैं। और जिन राज्यों में केवल एक ही होती है उनको हम लोग कहते हैं एक सदनीय। जैसे कि है तेलंगाना यूपी बिहार महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक। तो ये आपके 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा विधान परिषद दोनों आपकी रहने वाली है। अभी क्या कहते हैं कि 5 राज्यों में आपका चुनाव भी होने वाला है। तो जैसे यूपी में चुनाव होने वाला है तो यूपी में जो विधानसभा की सीट है कितनी है वो 403 है और जो विधान परिषद की सीट है कितनी है वो 100 है। ठीक है। तो 403 विधानसभा की सीट है और 100 क्या है वो विधान परिषद की सीट है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पूछ सकता है क्वेश्चन कि यूपी के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है विधान परिषद की सीट आपकी कितनी रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है तो आप इसको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कुछ आधुनिक इतिहास का है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो इसको 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चितरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में यूएसए के अंदर लाला हरदयाल शर्मा ने की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या लाल कुर्ती दल इन्हीं की बनाई हुई थी। खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका है सेला सुरंग। जो आपका सेला सुरंग है किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि तवांग शहर को जोड़ेगा। बोमिडला दर्रा कहाँ आपका है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अटल सुरंग जो है जो कि 9 किलोमीटर की लंबी है, पहले इसका नाम रोहतांग सुरंग था, अब ये लेह मनाली मार्ग पर है और अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहने वाला है। फिर बात करते हैं कुछ अमृत क्रांति है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। अगर बात करें झींगा उत्पादन, तो झींगा उत्पादन का गुलाबी क्रांति से है। भूरी क्रांति का आपका संबंध उर्वरक उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। अंडे उत्पादन से रजत क्रांति संबंध है। लाल क्रांति टमाटर और मांस के लिए है। तो ये आपका कुछ संबंधित था जो कि एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। जैसे कि आपका पूछ लेगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर मांस से है। आपकी रजत क्रांति के संबंधित अंडे उत्पादन से है। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। कुछ आगे कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम है, जैसे कि एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, इसका मेंबर कंट्री 10 है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। फिर बात आती है सार्क की। आपका जो सार्क है, सार्क में 8 मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। यूरोपियन यूनियन इसका क्या है? 27 मेंबर इसके अंतर्गत हैं। अभी इसके पहले 28 मेंबर थे, इसमें से ब्रिटेन अलग हुआ है। ब्रिटेन जब अलग हुआ तो इसको कहा जाता है ब्रेक्जिट। ये चीज़ ध्यान रखना। यूरोपियन यूनियन, सार्क हो गया, एशियन। फिर है क्वाड कंट्री। अब की बार 16 पेपर आया भी था कि क्वाड कंट्री कौन कौन सी होती हैं, तो इंडिया है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया आपके क्वाड कंट्री में आते हैं। अब ये क्वाड कंट्री मिलकर के एक एक्सरसाइज करते हैं, उनका नाम है मालाबार। ये भी ध्यान रखना कि मालाबार एक्सरसाइज जो होती है किन देशों के बीच में होती है, तो यही इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया को रट डालो, एकदम से रट डालो, रट्टा मार डालो सर चीज़ को। अगला क्वेश्चन आपका एससीओ। तो ये संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जो है 9 मेंबर इसके अंतर्गत है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग चाइना के अंदर है। अभी इसके निदेशक जो बने हैं वो झांग इंग बने हैं, ये भी ध्यान रखना। झांग इंग एससीओ के नए बने हैं महासचिव। फिर अगला बात है कुछ इसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है? सोप्रीन का। प्रोटीन का बहुलक क्या है? एमिनो अम्ल। डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड। पॉलीथीन का बहुलक एलिथीन है, एथिलीन है। रबड़ का जो हम लोग वल्कनीकरण करते हैं, वोल्कनाइजेशन करते हैं, उसके लिए हम लोग गंधक सल्फर का उपयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात आपके लिए है। अब बात कर लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है। किस आयोग की सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। प्रारंभिक मुख्यालय इसका कहाँ पे था? प्रारंभिक मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर था, वर्तमान में कहाँ है? मुंबई के अंदर रहने वाला है। इसके जो पहले गवर्नर थे कि वो कौन थे? ओसवान स्मिथ रहने वाले थे। भारतीय गवर्नर जो पहले गवर्नर थे तो सीडी देशमुख रहने वाले थे। ये चीज़ ध्यान रखना कि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1/1/1949 को हुआ था। हम लोग गलती कर देते हैं, पूछता वो राष्ट्रीयकरण है, हम लोग बता देते हैं कि 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। क्वेश्चन को हम गलत नहीं करना है, दोनों चीज़ों ध्यान रखना। स्थापना अलग है और राष्ट्रीयकरण आपका अलग है। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। स्थापना की होती है 1 अप्रैल 1935 को। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर ही आपकी स्थापना होने वाली होती है। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उर्जित आर पटेल जो इसके पहले 24वें नंबर के गवर्नर थे, 25वें नंबर शक्तिकांत दास है। उर्जित आर पटेल एक पुस्तक का नाम था ओवरड्राफ्ट। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर है कुछ चीज़ें कंप्यूटर विज्ञान से। कंप्यूटर विज्ञान भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर को कहा जाता है। परम 8000 कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे इस समय जो है फुगाकू जापान का सबसे बढ़िया इसमें कंप्यूटर, सबसे बड़ा जो वर्किंग टाइम पे इसमें चल रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के जो जनक हैं विक्रम साराभाई जी हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके हैं जो बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण रहने वाले, जैसे कि आपका ये सहजीवी बैक्टीरिया क्या होता है? तो राइजोबियम जीवाणु से है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु उससे दही बनाने में काम आता है। जो हम लोग टाइफाइड हो जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई जाके बिटोल टेस्ट करा लो, तो वो साल्मोनेला टाइफी होता है। टीबी के लिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। लाइकेन का उपयोग हम लोग वायु प्रदूषण की जाँच करने के लिए करते हैं। अभी हाल ही में जो एक है AFSPA
आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो इसका संबंध है 1958 के अधिनियम से है। अभी नागालैंड में जो है आर्मी की शक्ति इसमें बढ़ जाती है। इसमें होता है क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें घटना हो जाती है, तख्तापलट हो गया अभी नागालैंड के अंदर, तो उसमें जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है वो वहाँ पर लगा दिया गया है। तो उसमें आर्मी के उसके अंदर सारी शक्ति जो होती है आर्मी के पास आ जाती है। वो जो मतलब सारी पावर जो होती है वो जो है शासन की जो होती सत्ता वो सब आर्मी के पास में आ जाती है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे कि AFSP का संबंध किस राज्य से है, तो नागालैंड राज्य से। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये किस अधिनियम में लगा था, 1958 के अधिनियम से ये बना हुआ था। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस स्थान पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई, तो उमलिंगला दर्रा बनाया गया। किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, ये आपका पॉलिटिकल क्वेश्चन है। किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, तो केशवानंद भारती केस जो 24 अप्रैल 1973 वाला था, उसके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। लेकिन जो बेरूबाड़ी केस था उसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं थी। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, तो केशवानंद भारती केस आपका था। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी से क्वेश्चन है अगला कि मानव की जो बायोलॉजिकल क्लॉक जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो वो पीनियल ग्रंथि आपकी है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि आपकी होने वाली होती है। एड्रिनल ग्रंथि आपकी आपातकालीन ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि इक्विनॉक्स क्या होता है, विषुव की स्थिति क्या है। विषुव की सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को, सबसे बड़ा दिन 21 जून को। दिन और रात जब बराबर होते हैं उन्हें कहते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, यही हमारी विषुव की स्थिति होती है। 21 जून 22 दिसंबर, सबसे बड़ी रात जो होती है 22 दिसंबर को होती है, सबसे बड़ा दिन क्या 21 जून को होता है। तो गाइज ये आपके कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मिल सकते हैं आपको, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। और जो है गाइस और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप सभी से वो है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही फर्दर वीडियो अगर हम बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। अन्यथा देर में पहुंचेगा, आप वीडियो देर में देखेंगे, एग्ज़ाम आपका पास में है तो आपको ही दिक्कत होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।